मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हमारा एक सवाल है आपसे, आप दर्शकों से और बिहार की जनता से भी, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि मुख्यमंत्री जी आप कब तक अपनी हर विफलताओं के लिए, हर असफलता के लिए आप लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर आरोप लगाते रहेंगे। जब भी बिहार में कोई बड़ी घटना घटती है तो नीतीश कुमार 2005 से पहले बिहार की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति का उदाहरण देने लगते हैं। ये बात सच है कि 2005 से पहले जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल था, जिसके बारे में पटना के हाईकोर्ट ने भी कहा था कि बिहार में जंगल राज है, उन दिनों की कई घटनाएं ऐसी हैं जिसका कि उदाहरण बिहार के इतिहास में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के इतिहास में मिलना मुश्किल होगा। उस समय विकट परिस्थितियां ऐसी थी कि एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक आईएएस ऑफिसर, दलित समाज से आने वाला बीबी विश्वास, उसकी पत्नी चंपा विश्वास के साथ आरजेडी की एक महिला विधायक के पुत्र द्वारा वर्षों तक उसका लगातार शारीरिक शोषण किया गया। न केवल चंपा विश्वास का बल्कि चंपा विश्वास की मां मतलब आईएएस ऑफिसर की सास के साथ, आईएएस ऑफिसर की भतीजी के साथ, यहां तक कि उस बीबी विश्वास के घर की नौकरानी के साथ भी दुर्व्यवहार और दुष्कर्म लगातार किया जा रहा था। यह बात सच है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दिनों में बिहार में कई अपहरण ऐसे होते थे जिसका एक तरह से कई उदाहरण ऐसे दिया जाता है कि उन अपहरणों की एक तरह से मोल भाव जो है मुख्यमंत्री आवास में हुआ करती थी, जिसके बारे में लालू प्रसाद यादव के सगे साला सुभाष यादव ने भी विगत दिनों एक तरह से सार्वजनिक रूप से बयान दिया। लेकिन अब 20 वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है, दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है। देश के अन्य राज्यों में कई ऐसे राज्य जो उन दिनों बीमारू राज्य कहे जाते थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे राज्य भी बिहार की तरह ही बीमारू राज्य कहे जाते थे। लेकिन आज ये सभी राज्य उस बीमारू राज्य होने के श्राप से मुक्त हो चुके हैं। वहां के स्थानीय नेतृत्व ने, चाहे वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत की सरकार रही हो, चाहे उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार रही हो, या फिर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, बाद में भूपेंद्र सिंह बघेल की सरकार रही हो, इन सबों ने अपने अपने राज्यों में विकास का काम किया और जिस कारण से ये सभी राज्य बीमारू होने के श्राप से मुक्त हो सके। लेकिन क्या कारण है कि बिहार में सुशासन बाबू के नाम से विख्यात नीतीश कुमार बिहार को उस बीमारू राज्य होने के श्राप से अब तक मुक्त नहीं करा सके? सबसे बड़ा सवाल यह है, 20 वर्षों का समय कोई कम नहीं होता। आजाद भारत में अगर 1947 से लेकर 2025 तक देखा जाए तो आजादी के बाद 78 वर्ष बीत चुके हैं और इन 78 वर्षों में 19.5 वर्ष, लगभग 25% हिस्से पर नीतीश कुमार ने शासन किया है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि नीतीश कुमार किस प्रकार से, किस मुंह से अपनी हर विफलता के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी को ब्लेम कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है बिहार की जनता के समक्ष। इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल बिहार के लिए एक बुरा स्वप्न था। लेकिन नीतीश कुमार का 5 वर्षों के शासनकाल को अगर अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए, 2005 से लेकर 2010, जिस दौर में नीतीश कुमार ने पूरे देश भर में जब कभी भी कोई सर्वे होता था, अगर विकास के इंडेक्स पर सर्वे कराया जाता था तो बिहार अलग अलग मुद्दों पर टॉप 3 के राज्यों में आता था। उस दौरान 3N काफी फेमस हुआ करता था मित्रों, मतलब अलग अलग विकास के इंडेक्स में कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कभी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मतलब ये 3N जो है किसी न किसी अलग अलग क्षेत्रों में सब श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी कारण नीतीश कुमार की लोकप्रियता थी। परिणाम क्या हुआ, 2010 में ऐसा प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार चुनाव जीत कर आए जिसका कि बिहार के लिए वो चुनाव का परिणाम ऐतिहासिक रहा है। न भूतो न भविष्य, शायद आगे होगा नहीं कहा जा सकता क्योंकि भविष्य के बारे में किसी ने नहीं देखा है। लेकिन अब
जिस प्रकार से प्रतिदिन बिहार में अगर हम कहें कि राजद के शासनकाल को जंगल राज, तो आज क्या है? इधर एक सप्ताह के अंदर हमने देखा कि बिहार में 2 पुलिस ऑफिसर्स की हत्या कर दी जाती है अपराधियों के द्वारा। ठीक, लगातार बिहार में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। अब भ्रष्टाचार एक तरह से कह सकते हैं कि थाना से लेकर सचिवालय तक एकदम अपनी पराकाष्ठा पर है। लगातार कई ऑफिसर्स के खिलाफ यहां पर कह सकते हैं कि सीबीआई और ईडी के रेड हो रहे हैं और उन रेड में करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर से भी 3 करोड़ नगद राशि पकड़ी जाती है और वो रहने वाला नालंदा जिला का होता है। कई ऐसे शराब के अवैध कारोबारी, सबका संबंध नालंदा जिला से होता है। कई ऐसे जो परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट कराने वाले जो माफिया समूह हैं, उन सबों का लिंक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के गृह जिला से जुड़ा होता है। उसके बावजूद ये कहना कि बिहार में सुशासन का राज है, कहीं से भी पचता नहीं है। एक बिहारी होने के नाते आप सोचेंगे कि कहीं बिहार विकल्पहीनता का तो शिकार नहीं है। विकल्पहीनता मतलब लोग आज भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल एक बुरा सपना के रूप में रहा है, लेकिन विकल्प क्या है बिहार के पास? नीतीश कुमार भी तो अब केवल उन 15 वर्षों के लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाकर आप कब तक बिहार की छाती पर मूंग दरड़ते रहेंगे नीतीश बाबू? तो यह सबसे बड़ा सवाल है बिहार की जनता के साथ। बिहार वह अभागा राज्य है जहां बिहार में एक तरह से कह सकते हैं कि नया नेतृत्व उभरना ही बंद हो चुका है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका, नया नेतृत्व उभर नहीं पाया, इसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रही है। क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो भूमिका है उसको ही समाप्त कर दिया है। कभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं और मुख्यमंत्री के पद को सुरक्षित कर लेते हैं। इसीलिए बिहार की जनता इनका 2 नया नामकरण कर दिया है बिहार ने, एक तो कुर्सी कुमार का, दूसरा पलटू राम का। उसके बावजूद भी अगर देखिए तो इन सब आरोपों के बाद भी नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के प्रवक्ताओं के चेहरे पर कहीं से भी ना लाज है ना कहीं से शर्म होता है। कल की बात है जब खगड़िया में और अररिया में जो घटनाएं घटी, उसमें जब जदयू के प्रवक्ता से पूछा गया तो वो अपराधियों का नाम गिनाने लगे और अपराधियों के नाम के साथ साथ उनकी टाइटिल, जातिगत टाइटिल गिनाने लगे। कितनी घृणास्पद प्रतिक्रिया है जदयू के प्रवक्ताओं की कि वो हर अपराधी के नाम के साथ यादव शब्द पर जोर डाल रहे थे। इसका मतलब क्या है कि यादव समाज के लोग अपराधी है क्या? ठीक है कि इन दोनों घटनाओं के अंदर जो अपराधी है वो यादव समाज के आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से चरित्र चित्रण आरजेडी के प्रवक्ताओं के द्वारा कल भर दिन किया गया मीडिया के अंदर, वो एक अक्षम्य अपराध है। मतलब अपराधी की भी कोई जाति होती है। ये लोग बार बार कहते हैं कि ना आतंकवादियों की जाति होती है ना अपराधियों की जाति होती है, और इसकी परिभाषा अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे जैसा वैसा गढ़ लेते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नीतीश कुमार को तो इस बात का जवाब देना ही चाहिए कि 20 वर्षों के बाद भी आपको अब भी क्या लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी आपके प्रशासनिक दायित्वों की पूर्ति करने में, निर्वहन करने में कहीं से रोकने आते हैं क्या? अगर वो अपराधी किसी विशेष जाति का भी है तब भी आपको उसके ऊपर कार्रवाई करने से किसने रोक रखा है? क्या बीजेपी ने रोक रखा है? या जब फिर आप आरजेडी के साथ होते हैं तो क्या आरजेडी ने रोक रखा है आपको? नहीं, इसलिए कि गृह विभाग आप खुद देखते हैं नीतीश बाबू, केवल गृह विभाग ही आप नहीं देखते, बल्कि आपके मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री की कोई औकात नहीं होती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री रहे हो। आपके मंत्री सरकार के अंदर आपके बाद अगर किसी की चलती है तो वो है ब्यूरोक्रेसी, वो नौकरशाह है जिनका चलता है। एक 2 उदाहरण से आपको समझने में बहुत आसानी होगी दर्शकों को कि बिहार में जितने लंबे समय तक नीतीश कुमार रहे हैं गृह मंत्री, जब से मुख्यमंत्री है वो गृह मंत्रालय का प्रभार भी अपने पास ही रखा है। इनमें अधिकतर समय तक गृह सचिव एक ही व्यक्ति रहा, उसका नाम है अमीर सुबहानी। अमीर सुबहानी ने अभी जस्ट अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 62 वर्ष की उम्र में फिर से एक बार निकाह कर किया है।
पथ निर्माण विभाग आप देखिए तो पथ निर्माण विभाग के मंत्री बदलते रहे, कभी तेजस्वी यादव, कभी विजय सिन्हा, कभी नितिन नवीन, कभी मंगल पांडे, कभी नंद किशोर यादव, कभी अश्विनी चौबे, बदलते रहे। लेकिन पुल निर्माण निगम का जो महानिदेशक है वह एक ही व्यक्ति है। क्या साबित नहीं होता? पुल निर्माण करने वाली कंपनी एक ही है, सिंगला कंस्ट्रक्शन। और उस सिंगला कंस्ट्रक्शन पर कुछ दिन पहले वित्तीय अराजकता के लिए के आरोप में उसके विभिन्न कार्यालयों पर छापामारी हुई है सीबीआई और ईडी की। उसके बावजूद नीतीश बाबू आप अपने राज्य को कहते हैं सुशासन की सरकार। सबसे बड़ा एडवांटेज नीतीश कुमार के साथ यही है कि वो जब आरजेडी के साथ होते हैं आरजेडी नीतीश कुमार को डिफेंड करती है, बीजेपी के साथ होते हैं बीजेपी डिफेंड करती है। मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष बन जाता है बीजेपी और आरजेडी, और नीतीश कुमार तो न्यूट्रल हो जाते हैं। जबकि सत्ता का मलाई अगर कोई खा रहा है तो नीतीश कुमार ही खा रहे हैं। बिहार की सत्ता केवल और केवल नीतीश कुमार के इशारे पर उनके नौकरशाहों के द्वारा संचालित है, फिर भी गाल बजाने में सबसे आगे नीतीश कुमार है। तो इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर राजनीतिक दलों से तो कोई अपेक्षा ही नहीं है। अब देखना यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता क्या फैसला करती है। जनता ने तो 2020 में भी नीतीश कुमार को एक तरह से कह सकते हैं कि आधा कर दिया था, हाफ कर दिया था। जब तक नीतीश कुमार की जो कुर्सी की लालसा है, इस कुर्सी की लालसा से नीतीश कुमार जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक बिहार का कल्याण संभव नहीं है। क्योंकि कुर्सी तो नीतीश कुमार के पास ही रहने वाली है। जो नीतीश कुमार के अंदर जो एक गुण है पलटी मारने का, 2025 के बाद भी बिहार की जनता को कहीं से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सत्ता सीटें किसी को भी आरजेडी को अधिक मिले, बीजेपी को अधिक मिले, उससे क्या अंतर पड़ता है। नीतीश कुमार तो सत्ता के हर समीकरण को ध्वस्त करने में माहिर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब तो 7 महीने का समय बचा हुआ है, जनता क्या फैसला करती है और जनता के फैसलों के अनुसार सरकार बदलती है नहीं बदलती है। लगातार 2 चुनाव, चाहे 15 का चुनाव हो चाहे 20 का चुनाव हो, जनता के जनादेश के विपरीत ही सरकार बनी है। पहले नंबर की पार्टी के तो मुख्यमंत्री बने नहीं, पहली बार दूसरे नंबर की पार्टी के 2015 में, और 2020 में तो तीसरे नंबर की पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। अब देखना है 2025 में क्या होता है और नीतीश कुमार दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पर जाके टिकते हैं। चौथे नंबर पर भी आए तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाए। आगे सब कुछ जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता के ही हाथ में है। अंतोगत्वा सबके लिए जिम्मेवारी बिहार के मतदाताओं पर ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।